चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली डिमांड के साथ। सबसे पहले हमको समझना है कि एग्जैक्टली डिमांड होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। आइए सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की डेफिनेशन पे। इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं इसे काफी सारे पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर रहा हूं और उसके बाद एक एक पार्ट को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आता है, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ commodity which a customer is ready to buy at its different prices during a period of time. Having purchasing power। अब ये मैं इतना हाईलाइट करके क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता लगेगा। आइए एक एक करके पूरी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, इट रेफर्स टू दैट, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज क्वांटिटी। क्वांटिटी वर्ड क्यों लिखा गया है यहां पर? देखिए सबसे पहले जो भी आप इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एनालिसिस। आप यहां पर जो 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये सारी की सारी फ्यूचर एनालिसिस को लेकर है। 11th में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी थी या वो स्टैट्स थी, वो सारी की सारी पास्ट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड थी। बट जो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है, इट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एनालिसिस कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो यहां पर भी आप जो डिमांड की बात कर रहे हो, इट इज द फ्यूचर डिमांड कि हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस डेफिनेशन को समझते हुए। मैंने लिखा इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, वो प्रोडक्ट है पानी से चलने वाली कार। मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया एंड दैट इज, वो कार एक पानी से जो चल सकती है। अब उस कार का मैंने सर्वे किया इंडिया की डिफरेंट सिटीज के अंदर कि कहां पर इसके कितने यूनिट्स बिक सकते हैं। तो मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, बेंगलोर गया, डिफरेंट सिटीज को मैंने सर्वे किया और वहां पर मुझे पता लगा कि दिल्ली में एक साल में इसकी 1000 गाड़ियां बिक सकती हैं, मुंबई में 500 बिक सकती हैं, कलकत्ता में 600 बिक सकती है, बेंगलुरु के अंदर 800 गाड़ियां बिक सकती हैं। तो जब मैंने हर जगह सर्वे किया तो वहां पर मुझे उसकी वैल्यू पता लगी कि कितने की बिक जाएंगी, या मुझे यह पता लगा कितनी गाड़ियां बिक जाएंगी। अनडाउटेडली यह पता लगा कितनी गाड़ियां बिक जाएंगी। आप किसी भी कमोडिटी का सर्वे करते हैं, तो जब आप किसी भी कमोडिटी का सर्वे कर रहे हैं, किसी भी गुड का सर्वे कर रहे हैं, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यूज। आप सर्वे में क्या पता लगाते हैं कि इसकी कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं, इसकी वैल्यू का आपको नहीं, वैल्यू आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली डिमांड जो है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसे हम यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते। इस वजह से मैंने वर्ड क्या लिखा, क्वांटिटी। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। आगे लिखा है ऑफ अ कमोडिटी। अब मैंने कमोडिटी वर्ड क्यों लिखा है, गुड्स वर्ड क्यों नहीं लिखा? देखिए कमोडिटी और गुड्स में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप गुड्स की बात करते हैं ना, तो गुड्स के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं एज वेल एज सर्विसेज भी आती हैं। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, तो ये गुड्स का पार्ट है, बट ये कमोडिटी का पार्ट नहीं है। कमोडिटी जो है उसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये मार्कर है, कमोडिटी है। गुड भी है, गुड एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि कमोडिटी एक नैरो टर्म है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता है।
और ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इनफैक्ट पूरी माइक्रो की जो हमारी थियरीज हमें यहां पर पढ़नी है वो सारी की सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को लेकर पढ़नी है। इसलिए डेफिनेशन के अंदर हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, डेफिनेशन के अंदर जो हमारा वर्ड आएगा वो क्या आएगा, कमोडिटी। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, गुड्स के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट भी आते हैं एज वेल एज सर्विसेज भी, जबकि कमोडिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट। विच अ कस्टमर, आगे लिखा हुआ है विच अ कस्टमर। अब ये कस्टमर वर्ड क्यों लिखा है, ध्यान से देखें। दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक वर्ड होता है कस्टमर और एक वर्ड हमारे पास होता है कंज्यूमर। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जब आप बात करते हैं कस्टमर और कंज्यूमर की, तो कस्टमर उस पर्सन को बोला जाता है जो गुड्स को परचेज करता है, जबकि कंज्यूमर उस पर्सन को बोला जाता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त के लिए उसके बर्थडे पर दुकान से जाके गिफ्ट लेके आया, तो जब मैं गिफ्ट परचेज कर रहा हूं तो आई एम द कस्टमर, बट उस पेन को यूज कौन करेगा, मेरा फ्रेंड, तो वो कौन कहलाएगा, कंज्यूमर। तो बेसिकली कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अब आप छोटी सी बात बताइए कि डिमांड कौन क्रिएट करता है, कौन जाकर परचेज करता है, कौन करता है, कंज्यूमर या कस्टमर? सर कस्टमर। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर दोनों एक भी तो हो सकते हैं, जैसे आप अपने लिए खुद के लिए पेन लेने गए तो आप ही कस्टमर हो और आप ही कंज्यूमर। अनडाउटेडली आप एकदम ठीक हो, बट जब मैं पेन परचेज करने गया तो मैं उस समय कंज्यूमर की हैसियत से गया या कस्टमर की हैसियत से गया, तो कस्टमर के रिलेशन में गया। तो बेसिकली डिमांड इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द कस्टमर्स, नॉट बाय द कंज्यूमर्स। Consumer consumes the goods, whereas the customer buys the goods. So you have to be very careful while writing the definition. The word used is customer, not the consumer. Which a customer. आगे मैंने broad करके लिखा having purchasing power. अब ये having purchasing power मैंने क्यों लिखा, क्या मतलब है इसका? देखिए जब आप बात करते हैं कंज्यूमर से तो कोई रिलेशन नहीं है, कस्टमर की, तो कस्टमर भी हमारे पास दो तरीके से होते हैं। वन इज एक्चुअल कस्टमर एंड द सेकेंड वन कम्स आउट टू बी योर पोटेंशियल कस्टमर। जो सेकेंड वन हमारे पास आता है वो क्या आता है, हमारा पोटेंशियल कस्टमर। अब सर ये एक्चुअल कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए मैंने आपको अभी सबसे स्टार्टिंग में बताया दैट वट एवर वी आर स्टडिंग इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एनालिसिस, हमें पास्ट प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल कस्टमर कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट को खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर, और जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल कस्टमर। मुझे एक्चुअल कस्टमर से लेना देना नहीं है, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज द फ्यूचर एनालिसिस। अब अगर मैं बात करूं जो प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो यार हिंदुस्तान की 138 करोड़ की आबादी हो चुकी है। आप एक सर्वे करवा लो कि कितने लोग लिम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 138 करोड़ में से 125 करोड़ ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे हाँ दे दो भाई, मेरे को क्या जाता है। तो बेसिकली वो 13 करोड़ लोग आप सोच रहे कौन से होंगे जो मना करें, उनको लिम्बोर्गिनी के बारे में पता ही नहीं होगा। तो 125 करोड़ लोगों ने बोल दिया कि हाँ मुझे लिम्बोर्गिनी कार चाहिए, तो क्या अब कंपनी 125 करोड़ की अपनी डिमांड एस्टिमेट करके प्रोडक्शन करना शुरू कर दे? नहीं। देखिए कंपनीज डिमांड क्यों एस्टिमेट करवाती हैं, क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि वो वीकली कितनी प्रोडक्शन करे, मंथली कितनी प्रोडक्शन करे। अगर वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट नहीं करवाएंगे तो वो प्रोडक्शन प्लांट कैसे डिजाइन कर पाएंगे कि उन्हें कितना प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, मीडियम साइज का लगवाना है, इसलिए डिमांड एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो अब आपने तो बोला कस्टमर हु आर द पोटेंशियल कस्टमर, जो प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं। 125 करोड़ लोग हैं जो लिम्बोर्गिनी कार परचेज करने की सोच रहे हैं, तो क्या बनवा दूं, कंपनी को डेटा दे दूं कि सर 125 करोड़ गाड़ियां बिकने वाली हैं आपकी? नहीं दे सकता। वो 125 करोड़ लोग सोच तो रहे हैं गाड़ी खरीदने की, बट उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर्स इफेक्टिव तब होंगे जब उनके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर। तो सिर्फ कस्टमर लिखने से बात नहीं बन जाती, मेरे लिए मैटर वो कस्टमर करते हैं जिन कस्टमर्स के पास परचेजिंग पावर होगी। तो कस्टमर्स हैविंग परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय। इज रेडी टू बाय का मतलब क्या है? कस्टमर होना,
और साथ में परचेजिंग पावर होना इज नॉट सफिशिएंट। एट द सेम टाइम कस्टमर जो है वो रेडी टू बाय भी होना चाहिए, खरीदने के लिए तैयार भी होना चाहिए, उसका मूड भी होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। तो इफेक्टिव डिमांड होने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, कस्टमर विद परचेजिंग पावर एंड रेडी टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, आईफोन 6 लॉन्च हुआ, 6s लॉन्च हुआ, तो जिस प्राइस पर वो थे क्या आज भी उसी प्राइस पर बिक रहे हैं? नहीं, वक्त के साथ इनके प्राइसेस कम होते गए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके वक्त के साथ प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो क्या डिमांड जब प्राइस कम हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं क्या डिमांड नहीं होती? तब भी डिमांड होती है। तो एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस, आगे क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम डिमांड एस्टिमेट करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम की एस्टिमेट करते हैं कि 2 महीने में कितनी डिमांड हो सकती है, 1 महीने में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया कि मैंने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई, तो मैंने क्या एस्टिमेट किया? 1 साल में दिल्ली में कितनी गाड़ी बिक सकती है, मुंबई में कितनी बिक सकती है, बेंगलुरु में कितनी बिक सकती है। तो बेसिकली वो जो आप 1 साल का एस्टिमेशन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड की पूरी डेफिनेशन क्या बनती है? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी, इट्स नॉट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। गलती से भी मुझे कौन सा वर्ड नहीं लिखना, गुड वर्ड नहीं लिखना, विच अ कस्टमर, कंज्यूमर नहीं है। कस्टमर कौन से? जिन पे परचेजिंग पावर है, रेडी टू बाय है, at its different prices and during a period of time. So this is basically the definition of demand.